हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन के जो वॉल्यूम 1 बुक आया है, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर किया है और साथ ही साथ आपको किरण पब्लिकेशन का भी 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि आने वाले समय में अस्पात पब्लिकेशन तथा क्राउन पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बीएसएससी से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। देखिए दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिले, किंतु सरकारी नौकरी उन्हें ही मिलती है जो सच्ची लगन के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, तब जाके वो लाखों बच्चों में से चुन के आते हैं। इसलिए आप सही दिशा में जो है अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट से। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डैश कहाँ आयोजित हुआ, कहने का मतलब है। ठीक है, तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा था। देखिए, 2023 का जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप था, यह आपको दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था और इसके विजेता जो थी ऑस्ट्रेलिया टीम थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। देखो, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को हमारा जो संविधान है इसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा अपनाया गया, तो याद रखिए संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। उस समय इसमें आपको 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब देखिए, अब वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में आपको 470 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियां, कितने 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, देखिए अब ये 470 अनुच्छेद है आपको कैसे मिलेंगे। 395 अनुच्छेद यानी 395 ही अनुच्छेद हैं, किंतु अब इसमें क्या कर दिया गया है कि जैसे क जोड़ दिया गया है, ख जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य हमारे संविधान के 51 के क में है, तो कहने का मतलब 51 का ये क्या हो गया, अनुच्छेद हो गया। इसी तरह से करके बढ़ते बढ़ते ये टोटल कितने 470 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, चलिए, और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वह गरीबी हटाओ था। क्या, गरीबी हटाओ का नारा इस समय दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप उसको नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यह जो है आपको 1992 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, और यह जो है 1993 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। तो आपका आंसर यहाँ से क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर बनता है। ठीक है, देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो यह जरूर याद रखिए, यह एमपी यानी मध्य प्रदेश था। ठीक है, देखिए पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा जो है यह एल.एम. सिंघवी, याद रखिए एल.एम. सिंघवी के सिफारिशों पर जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से आपको सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की रह चुकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिशप किस खेल से संबंधित है, तो देखिए बिशप जो है यह आपको शतरंज से संबंधित है और शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है, तो शतरंज का जन्मदाता जो है भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें आपको निजी कंपनियों का स्वामित्व तथा सरकारी कंपनियों का स्वामित्व यानी दोनों कंपनियों का स्वामित्व यानी सामाजिक तथा निजी कंपनियां इसमें सम्मिलित रूप से अपना कार्य करती है। ठीक है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो मिस्र में जो है गर्म और जो शुष्क हवाएं हैं उसको खमसीन कहा जाता है। क्या, खमसीन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है,
तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखिए इनके साथ सीवी रमन को भी दिया गया था और सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया। तीन लोगों को सन 1954 ईस्वी में जो है प्रथम भारत रत्न पुरस्कार इन तीनों लोगों को दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इसलिए बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए दोस्तों, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसे आप जरूर रिकॉल करिएगा, रिवाइज करिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए माप तौल की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, देखिए तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम को आपको याद रखना पहले रॉसकॉस्मोस है, ठीक है, के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा जो है मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। तो यह जो है लूना 25 लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया वह कौन थे। तो याद रखिए वह राकेश शर्मा थे। ठीक है, कब गए थे। तो यह 1984 ईस्वी में जो रूस के ही रॉकेट था सोयूज, कौन सा, याद रखिए सोयूज, जिससे ये अंतरिक्ष में गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको एलेसेंड्रा कोरोफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो यह जो है आपको गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो ये आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। यहाँ पर यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति का पद संभालता है। मान लीजिए किसी कारणवश ये भी उपस्थित नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ यानी सबसे सीनियर जो होगा वह जो है भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, ऐसा भी कभी हुआ नहीं वैसे भारत में, किंतु एक बार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कौन, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, यह जो है भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और एक क्वेश्चन आता है कि झंडा पर पदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। तो सत्यमेव जयते जो है यह भारत का राष्ट्रीय क्या है, वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब किया गया था। तो भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुआ था यह 1959 ईस्वी में हुआ था। और उस समय यह जो है ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था। और रंगीन टेलीविजन यदि पूछे आपसे रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब किया गया था तो यह 1982 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन का राजधानी का नाम क्या है। तो देखिए यूक्रेन की जो राजधानी है वह कीव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है आपको यह अबुल कलाम आजाद है। कौन है, अबुल कलाम आजाद। और ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था कौन, अल नदवाह, याद रखिए अल नदवाह तथा अल हिलाल। यह जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी बताना आपको। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो यांग टीसी क्यांग है जो कि चीन में बहती है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको बता 6300 किलोमीटर, कितना 6300 किलोमीटर। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, यह नील नदी है जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। तो इसमें से देखिए जो लेब्राडोर है ना यह ठंडी जलधारा, क्या ठंडी जलधारा, जो कि अटलांटिक महासागर की, किस अटलांटिक महासागर का। ठीक है भाई, गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा यह गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
ये भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो यह आपको श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जो है क्या थी, बहन थी। क्वेश्चन है भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? देखिए आपको बता दूं कि भारत असंघ के जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये कितना है, तो यह जो आपको 6 डिग्री 4 इंच पर अवस्थित है, ठीक है। और यदि मुख्य भूमि इससे बात करें तो भारत के मुख्य भूमि से संबंधित जो दक्षिणतम बिंदु वह क्या है, यह कन्याकुमारी है, याद रखिए यह कन्याकुमारी है, जो कि 8 डिग्री 4 इंच अक्षांश पे स्थित है। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो घटा लीजिए, कितना है, 2 डिग्री का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्काद्वीप और मिनी द्वीप और मिनिकोय द्वीप, यह जो है लक्षद्वीप समूह का ही द्वीप है, किंतु मरकत द्वीप जो है यह कोको द्वीप को मरकत द्वीप को बोलते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्या उत्तर में अवस्थित है। और इस पे अब जो है म्यांमार का कब्जा है। ये एक्चुअली पहले भारत का ही हिस्सा था, किंतु इसे जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को क्या कर दिया, दान में दे दिया था, ठीक है। जिसपे कि अभी म्यांमार का अधिकार है, इसलिए ये जो है लक्षद्वीप का समूह है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो यह बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी थे। उसमें जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो था यह सिकंदर का क्या था, सिकंदर का यह सेनापति था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो राज्य था उस पर अधिकार सेल्यूकस निकेटर ने कर लिया था, और इसने भारत पे भी मान लिया था भारत हमारा ही राज्य का हिस्सा है। जब यह भारत पर आक्रमण किया तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया, और इसके बाद इसके युद्ध से प्रभावित होकर सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ठीक है। चलिए, और दान में कंधार काबुल को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? देखिए इसकी खेती के लिए वर्षा लगभग आपको 80 सेंटीमीटर आवश्यक, बिल्कुल सही है। तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, नहीं। तापमान आपको कपास की खेती के लिए 21 डिग्री से 30 डिग्री तक भी रहेगा तो कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो तापमान जो दे रहा है ये गलत है, बाकी आपको ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कथन आपको गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ठीक है दोस्तों, एक बात बताऊँ, जब करंट अफेयर में कोई राज्य का पूछे हैं तो मैक्सिमम, क्योंकि बिहार राज्य का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप यदि नहीं पता है, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है यदि आपको तुक्क लगाना है तो आप बिहार ही लगाइएगा, ठीक है। और बिहार में किसी जिले का नाम ज़्यादा पूछे तो उसमें पटना में लगाइएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि 3 श्रेणियों में बांटा गया, जो भी खिलाड़ी बिहार का है और वह ओलंपिक में, याद रखिएगा, ओलंपिक में यदि वह स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने, 2 करोड़। यदि रजत पदक जीतता है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और यदि कांस्य पदक जीतता है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? देखिए अमोघ वंश जो था यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कहाँ का, राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो यह तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि सन 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसने मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने सन 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की, उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक रामचंद्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति यहाँ पर कह रहा है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति सही है। लोकसभा का विघटन, देखिए लोकसभा का जो विघटन है यह राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति नहीं, यह विधायी शक्ति है। क्या, यह विधायी शक्ति है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 35 है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे?
हो जाए आर वेंकटरमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो यह जो है आपको 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत आप लोकसभा तथा राज्यसभा के विधानसभा की जो सीटें उसे 2026 तक यथावत बनाए रखा जाएगा। 2026 के बाद में जो है फिर जनसंख्या के आधार पर जो है इसका परिसीमन करके सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? और यह जो है बहुत फेमस कथन है, तो यह जो है लॉर्ड कर्जन का कथन है। एक्चुअली जब कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में विवाद उत्पन्न हो गया था, उस समय का यह कथन है जो कि लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीन कैंप के लेखक कौन है? तो मीन कैंप जो है हिटलर की आत्मकथा थी। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो देखिए जो नागालैंड यह बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता, बल्कि असम, त्रिपुरा और मेघालय बांग्लादेश से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो यह आपको कौन सी शैली? नागर शैली का प्रयोग किया जाएगा। देखिए भारत में 3 तरह की शैली मंदिर निर्माण कला में प्रसिद्ध है। द्रविड़ कला शैली देखिए यहाँ पर दिया हो, जो कि दक्षिण भारत में की जो मंदिरें होती है द्रविड़ शैली में बनती हैं। नागर शैली जो उत्तर भारत की मंदिरें होती हैं वह नागर शैली में बनती है, और जो मध्य भारत की जो मंदिरें होती है वो आपको बेसर शैली में बनती है। किस? बेसर शैली में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि राज तरंगड़ी नामक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यह आपको फारसी में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था वो मौलाना शौरी था। ठीक, और राज तरंगड़ी ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, किसको किसने लिखा? इससे कल्हण ने लिखा था। याद रखिए राज तरंगड़ी को कल्हण ने लिखा, जिससे कि आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? देखिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की बात करें तो यह शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, और कौन है? तो यह अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जिन्होंने कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का नाम रोशन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो आपको सचिंद्रनाथ सान्याल थे। कौन? सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भारत अभियान जो है शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है सबसे पहले याद रखिए यह कहाँ है? यह बोत्सवाना में है। ठीक है, और इसमें आपको बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा निर्माण करती है। यानी कौन सा पर्वतमाला है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा निर्धारण करती है? तो यह आपको विंध्य पर्वत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन नेतृत्व किया था? तो यह रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, जिन्होंने गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में जाके बिहार के किसानों के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एम डन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है मेघनाथ देसाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो टोटल 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, इस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किससे? तो यह जो है आपको आर दिनेश है। कौन? आर दिनेश को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपको साइंस के 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की क्या ध्वनि सुनाई देती है? यह किसके कारण होता है? देखिए इस अनुनाद के कारण जो है ऐसा होता है, क्योंकि अनुनाद जो होता है आवृत्ति नहीं, आवृत्ति जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है किसकी? तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन की होती है, क्योंकि मानव शरीर जो होता है ना, मानव शरीर मानव शरीर का 15% जो भाग होता है यह प्रोटीन से बना होता है। ये सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो यह आर्सेनिक करता है। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एक्वारेजिया जो है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
अम्ल का एक विलयन है, बिल्कुल सही है। एक्वा रेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, सही है। एक्वा रेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोटक संभाव्यता वाला होता है, ये भी सही है। आगे देखिएगा, इस के पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो क्रमशः 3 अणु का मिश्रण होता है नहीं, यह जो है आपको क्रमशः 3:1 का मिश्रण होता है। यानी कि 3 पार्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो 1 भाग जो है आपको नाइट्रिक अम्ल होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किस सजीव द्वारा उत्पादित किया जाता है? यह जो को एंजाइम के द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन ए पाया जाता है वो आपको है गाजर में पाया जाता है। और गाजर में क्या होता है? यह केरोटीन होता है। क्या होता है? केरोटीन होता है। दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो फजल तथा सोनी ने किया था। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक आप जूल है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था? तो रक्त संचरण का खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन के जो आविष्कारक थे वह जेम्स वाट थे। कौन? जेम्स वाट। कार्बोहाइड्रेट कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? मोनोसेक्राइड, ठीक है। दूसरा होता है डाइसेक्राइड और तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। सबसे सरल जो है आपको मोनोसेक्राइड, या सबसे जटिल जो पदार्थ है वो आपको पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज आ जाएगा और इसमें स्टार्च आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो जो ओ ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो निगेटिव, वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और ए बी जो होते हैं यह इसे सर्वाग्राही कहा जाता है। कहने का मतलब यह सभी से ब्लड ले सकता है और यह सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे एसिमिलेशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से आपको जो है भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। कहने का मतलब जब वायुमंडल में कोई मान ले कि जहाज उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई कैसे माप सकते हैं? तो उसकी ऊंचाई जो हम अल्टीमीटर से माप सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? देखिए इसमें जो N+ है यह सम इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, ठीक है। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपको अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण जो है यह सभी स्थितियों के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर के, अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इससे हमें अमोनिया प्राप्त होता है। क्या? अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपको माइसनर प्रभाव कहा जाता है। क्या? माइसनर प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको यहाँ पे सेल्सियस तथा फारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित में से संबंध दर्शाना है। तो C/100 F 32/180 बराबर R/100। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सही जो है संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति जो है स्टेरॉयड होती है? तो जो कार्टिसोल होता है इसका रासायनिक जो प्रकृति स्टेरॉयड होती है, ठीक है। 71 है कि दाब तथा आवेग की बीमाएं क्रमशः क्या है? तो देखिए दाब की जो बीमा होती है M L के -1 T के -2 होता है, सही है। और आपका आवेग का बीमा ML T-1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो जो जेलीफिश है यह सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म बताना आपको क्या है? तो सार्कोप्लाज्म जो है यह एक रेखित मांसपेशी है। नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 एक उपास्थि होती है। उपास्थि क्या होती है? तो यह जो एक सघन तरल ऊतक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर और यह अंतिम क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F बराबर दर्शाना है। तो F बराबर W/Z होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दोस्तों आगे आपको 76 से जो है 150 के प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसके लिए मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। कहाँ? टेलीग्राम पे। तो यदि आप लोग
टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करिए, जहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप सॉल्व करके मिला लीजिएगा। विथ सोल्यूशन मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आज का आप सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और आपने टोटल 25 जीके जीएस के प्रश्नों में कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।